भैरवपुर गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां गिने चुने कुछ लोग ही रहा करते। दरअसल कुछ सालों पहले इस गांव पर एक तांत्रिक ने अपने काले जादू से लोगों की बलियां चढ़ा दी थी, लेकिन वक्त रहते लोगों ने उस तांत्रिक का खात्मा किया और अपने गांव के लोगों को बचाया। हालांकि इस सदमे से अभी भी गांव के लोग उभर नहीं पाए थे। एक रोज की बात है, दया खेतों में काम कर रहा था, तभी वहाँ दया की पत्नी शरबती का आना होता है। अरे आने में तुम्हें लेट कैसे हो गया? मुझे तो कब से भूख लगी थी। अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आती ना, मैं तो पक्का घर आके खाना खा के जाता। मैं तो खाना ही बना रही थी, लेकिन गांव में जो लड़की आई है उसके बारे में कुंती अम्मा बता रही थी कि उस लड़की पर विश्वास नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमने उस तांत्रिक पर भी भरोसा करके उसे रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, और बदले में वो हमारे साथ क्या करता रहा? हमारे ही गांव के लोगों पर काला जादू कर उन्हें बलि चढ़ाता रहा। शरबती, अम्मा की बात में सच्चाई है, लेकिन वो एक लड़की है। हम उस पे कब तक और कितनी निगाह रख सकते हैं? और वो कह रही है ना, वो शहर से इस गांव का ब्यौरा करने के लिए आई है, तो ठीक है ना, कुछ दिनों में खुद ही चली जाएगी। वैसे भी जब से उस तांत्रिक की मौत हुई है, तब से हमारा गांव शांत ही कहाँ है। कुछ न कुछ तो हमारे गांव में होता ही रहता है। अरे ये सब बातों को छोड़ो, अब बताओ खाने में क्या बनाया है? खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आपकी पसंद की भरमा भिंडी बनाई है। क्या बात है, आज खाने के बाद काम में तो बहुत मजा आएगा। दया खाना खा रहा था, तभी शरबती दया को बोलती है। देखो वो शहरी लड़की, मुझे तो इस पर ना जाने शक क्यों ही होता है। शरबती, हम किसी एक गलत इंसान के कारण सभी को गलत नहीं कह सकते, और जो होना होगा हो जाएगा, उसे हम रोक तो नहीं सकते ना। तुम बेवजह इतना सोचती हो, और इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। अरे शरबती भाभी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्या आप मुझे गांव दिखाएंगी? हाँ जरूर, चलो मैं आपको गांव घुमा कर लाती हूँ। इतना बोलकर शरबती उस शहरी लड़की के साथ गांव घूमने के लिए निकल जाती है, और इधर दया खेत में काम करने में व्यस्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुंती जब शरबती के साथ उस शहरी लड़की को देखती है, तो शरबती को रोकते हुए कुंती कहती है, अरे शरबती, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इससे बात मत कर, और इसे तू लेकर कहाँ जा रही है? अरे अम्मा, आप तो खामखा ही परेशान हो रही है। मैं तो इसे बस गांव घुमा रही हूँ, और आप जैसे समझ रही हैं वैसा नहीं है। बस ये तो शहर से हमारे गांव घूमने आई है। तू गलती कर रही है इस शहरी लड़की को साथ ले जाकर। तू तो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि हमने पहले भी मेहमानों को पनाह देकर कितनी बड़ी गलती की थी, जिसका अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं। उस हादसे के बाद यहाँ इस गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। भाभी, ये अम्मा किस हादसे की बात कर रही हैं? क्या कुछ हुआ है क्या इस गांव में? इन्हें मैं समझा दूंगी, तुम आगे चलो, मैं आती हूँ। अम्मा, सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, और वो तांत्रिक था, और ये तो एक साधारण सी लड़की है। मैंने तो तुझे समझा दिया। अब अगर इस गांव में इस शहरी लड़की की वजह से कोई समस्या हुई तो ये ठीक नहीं होगा। आधे से ज्यादा लोग उस शहर से आई लड़की के खिलाफ थे, और कुछ लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज देर रात करीब 12 बजे शरबती के चिल्लाने की आवाज आती है, और वो चिल्लाते ही बेहोश हो जाती है। शरबती, तुम यहाँ कैसे पहुँची, और तुम्हें हुआ क्या है? शरबती, तुम ठीक तो हो ना? अरे जल्दी कोई पानी लेकर आओ। वो वापस आ गया, वो वापस आ गया। तुम किसकी बात कर रही हो शरबती? कौन वापस आ गया? बताओ ना, कौन? वो कंकाल रामू भैया को भस्म कर गया। जैसे इसने रामू भैया पर हाथ रखा, वो कंकाल बन गए, और उस कंकाल के पैरों में मांस आ गया। कंकाल? अब ये कौन सी नई आफत है? और उसने रामू को छूते ही भस्म कर दिया। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस कंकाल की लाल आंखें उसे और भी डरावना बना रही थी। वो इसी तरह से लोगों को मार डालेगा। हमें और यहाँ रुकना नहीं चाहिए। हम सभी गांव वाले यहाँ से चले जाएंगे। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हे प्रभु, ना जाने हमारे गांव को किसकी बुरी नजर लग गई। ये सब इसी शहरी लड़की की वजह से हुआ है। ये जब से इस गांव में आई है तब से कुछ भी ठीक नहीं है। जरूर ये सब इस लड़की ने ही करवाया है। ये कोई लड़ने का समय नहीं है काकी, हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो कंकाल हमसे चाहता क्या है। वो शहरी लड़की सभी की बातों को बहुत गौर से सुन रही थी।
और शरबती को घर में लाया जाता है। वो शहरी लड़की दया और शरबती के घर में ही रुकी हुई थी। कुछ घंटों के बाद जब सब सो जाते हैं तो वो शहरी लड़की घर से बाहर आती है और अपने असली रूप यानी कि नागिन के रूप में आकर उस कंकाल के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाती है। मैं तो बस धरती लोक भ्रमण को आई थी, लेकिन इस गांव में मुझे पहले ही दिन अजीब लगा और लोगों को तो मुझ पर भी शक है कि मैं यहाँ किसी मकसद से आई हूँ। तो ये है वो कंकाल जो गांव के लोगों में दहशत फैला रहा है, लेकिन अभी तो मैं इसका सामना भी नहीं कर सकती। मेरी शक्तियाँ तो अमावस की रात में ही बढ़ेंगी। शहर से आई शहरी लड़की जिस पर आधे गांव वाले शक करते थे, वो असल में एक नागिन थी, लेकिन वो गांव में सिर्फ भ्रमण के लिए आई थी। लेकिन अब उसका मकसद यही था कि वो गांव वालों की जान बचाए। और इसी के साथ अगली सुबह। शरबती, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे खाना बनाना है। आप खेत चलिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगा। और वैसे भी तुम्हारे गिरने के कारण तुम्हारे सर में चोट लग गई है, तो तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। आप काम करिए जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगी। शरबती अब जैसे ही किचन में जाती है वो हैरान रह जाती है। कई तरह की सब्जियां और पकवान बने हुए रखे थे। ये सब किसने बनाए हैं? ये सब मैंने बनाया है। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए खाना बनाऊं। मुझे नहीं पता कि आपको ये सब पसंद आएगा भी या नहीं। शहरी लड़की यानी नागिन ने तो ये सब खाना अपने जादू से बनाया था। उसे खाना कहाँ बनाना आता था, ये बात सिर्फ नागिन यानी वो शहरी लड़की ही जानती थी। शरबती और दया ये देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। रामू के साथ हुए उस हादसे को भी कई दिन अब बीत चुके थे, लेकिन इस बार उस कंकाल का शिकार होती है कुंती। देर रात कुंती अपनी झोपड़ी में सो रही होती है। तुम कंकाल हो तो तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मैं तो पहले ही इस धरती पर कुछ दिनों की मेहमान हूँ। तभी तो मैं तुझे मुक्त करने आया हूँ। तेरे मरने से अगर किसी का भला होता है तो तुझे भला कहना चाहिए। देख, डर मत मुझसे, क्योंकि डर के आगे मौत है मौत। मैं तुझे मार कर अपने शरीर का आधा हिस्सा पालूंगा और ये अमावस्या की रात मुझे आधे से ज्यादा शरीर देगी। और पता है, इसके बाद बस मुझे अगले अमावस्या की रात का इंतजार रहेगा। तो तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। मरना तो सबको ही है, कोई अमरता का वरदान लेकर नहीं आया। और अमर होगा तो सिर्फ एक कंकाल। इतना बोलने के बाद वो कंकाल कुंती के कंधों पर हाथ डालता है और कुंती का शरीर भस्म हो जाता है और वहीं हड्डियों का ढेर बिखर जाता है। और कुंती के भस्म होते ही कंकाल के सीने का हिस्सा और दोनों हाथों पर मांस चढ़ जाता है। अब ये बात सुबह गांव वालों को पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें कुंती की झोपड़ी में कंकाल का ढेर दिखता है और कुछ नहीं। अब ये सब देखकर नागिन कंकाल से बदला लेने का निश्चय कर लेती है। कल ही वो दिन है जब वो कंकाल अपनी आखिरी सांस गिनेगा। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। नागिन यानी कि वो शहरी लड़की तो मन बना चुकी थी कि कंकाल का खात्मा उसके हाथों निश्चित है और देर रात वो उस कंकाल को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसे कहीं भी उस कंकाल का पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही नागिन घर आती है तो देखती है कि वो कंकाल दया के सामने खड़ा है और उसे छूने ही वाला होता है कि तभी नागिन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पूंछ में जकड़ लेती है और कंकाल खुद को बचाने का प्रयास करता है। तुम एक नागिन हो और हम तुम्हें एक साधारण इंसान समझते रहे। ये अभी सही समय नहीं मेरे सच को जानने का। इससे पहले अब गांव में कोई दूसरी मौत हो, ये कंकाल ही नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद अपनी पूंछ में जकड़े हुए नागिन उस कंकाल की हड्डियों को पहले तो चकनाचूर कर देती है और फिर अपने दोनों हाथ आगे कर उस पर पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती है और उस कंकाल को राख कर देती है। ये देखकर गांव वाले दया और शरबती समझ जाते हैं
कि उस नागिन यानी शहरी लड़की से उन्हें कोई नुकसान नहीं है और आखिरकार उस कंकाल का इस तरह अंत हो ही जाता है। विश अपने नागलोक की सबसे सुंदर नागिन थी, जिसको एक बार इंसानों के लोक में जाना था, जिसके लिए वो एक दिन अपने छोटे भाई दिव्यांश, जिसको पूरे नागलोक में सभी लोग प्यार से नाटा कहा करते थे, उसके पास जाती है और उससे बोलती है, आज एक बार इंसान लोग होकर आते हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। पागल है, मैं नहीं जा रहा। तुझे पता है ना इंसान कितने बुरे होते हैं, वो हमें देखते ही मार देंगे। इतना बोलकर वो अपनी जादू की मदद से पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर के बाद विश भी उसके बगल में बैठकर उससे कहती है, अरे सारे इंसान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, और वैसे भी हम वहाँ भेष बदल कर जाएंगे ना, उनको क्या पता चलेगा कि हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं। मैं नहीं जा रहा। अगर तूने एक बार फिर से कुछ बोला तो मैं पिताजी से बोल दूंगा। विश उदास हो जाती है और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बाहर चली जाती है और इंसानों के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी बड़ी बहन नागेश्वरी उसके पास आकर उससे बोलती है, ओए विश की बच्ची, कहीं तू यहाँ बैठकर फिर से उन इंसानों के बारे में तो नहीं सोचने लग गई? हाँ दीदी, मुझे लगता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, हम सभी नाग नागिन भी तो एक जैसे नहीं हैं। वैसे उसी तरह इंसान कैसे हो सकते हैं? नागेश्वरी उसकी जिद के आगे हार जाती है और सबसे छुप छुपा कर अपना रूप बदल कर वो दोनों इंसानी लोक में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि हर इंसान अलग है। कोई लड़ रहा है तो कोई किसी से प्यार भरी बातें कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है। जहाँ विश को इंसानों के बीच आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ नागेश्वरी का उनके बीच में दम घुट रहा होता है। तभी नागेश्वरी अपनी बहन से बोलती है, देख लिया कि इंसान कैसे होते हैं, अब चल यहाँ से, इससे पहले नागलोक में किसी को कुछ पता चले। चलते हैं ना दीदी थोड़ी देर में, वो देखो ना कितनी प्यारी वेशभूषा है उनकी। अरे हमारे लोक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इंसान लोक है और वो नागलोक, और ऐसे वस्त्रों की जरूरत इंसान लोगों को होती है, हम जैसे इच्छाधारी नाग नागिन को नहीं। इतना बोलकर नागेश्वरी अपने जादू से उसे वहाँ से अपने साथ दोबारा नागलोक ले जाती है। पर जब वो दोनों घर जाते हैं तो सबको पता चल चुका होता है कि वो बिना किसी की आज्ञा के इंसानी लोक में गए थे और वहाँ के राजा नागचंद उन दोनों को माफ करते हुए उनसे कहते हैं, ये तुम्हारी पहली और आखिरी भूल समझकर माफ किया जा रहा है, पर अब कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी विश नहीं मानती और एक बार फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, लेकिन इस बार अकेले ही शिव मंदिर में जाकर अपने गुरुदेव से कुछ दिनों के लिए वो इंसानी लोक में जाने की बात करती है, क्योंकि विश नागराज की बेटी और नागलोक की सबसे ज्यादा सुंदर नागिन थी, इसीलिए वो उसकी बात को टाल नहीं पाते और नागलोक में वो ये बहाना बनाते हैं कि विश उनके पास कुछ दिनों के लिए तप कर रही है। साथ ही गुरुदेव उसे इंसानी लोक के एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और हाई क्लास फैमिली में ले जाते हैं और उस घर की मालकिन दिया से बोलते हैं, ये लड़की असहाय है, साथ ही इसकी याददाश्त भी चली गई है और ये मुझे घायल रूप में मेरे शिव मंदिर के बाहर मिली थी। इतने बड़े शहर में इस अकेली बच्ची का रहना सही नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई बात नहीं बाबा, हम इसे अपने घर में पनाह देंगे। गुरुदेव उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब दिया का बेटा नील घर वापस आता है तो विश को देखकर नील उसे बस देखता ही रह जाता है। साथ ही वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये लड़की कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? विश। पर बेटा तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी। हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ, जो विश करे उसी नाम से बुला लो। अच्छा, बहुत प्यारी लड़की है। तुमने बोला था ना हमारी विश हम तुम्हें किसी भी नाम से बुलाएं, तो अब से तुम्हारा नाम होगा अमाया, ओके? अब विश उन्हीं के साथ रहती और अपना ज्यादातर वक्त नील के साथ ही गुजारा करती। नील उसको मूवीज देखने ले जाता तो कभी शॉपिंग करवाता। अब विश भी उनके रंग में रंगने लगी थी। देखते ही देखते उसको 10 दिन से ऊपर हो जाते हैं और उसके जाने का समय हो जाता है। पर इन कुछ ही दिनों में नील और विश एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं
कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर एक दिन विश बोलती है, मुझे सब याद आ गया कि मैं कौन हूँ। अब मुझे अपने घर जाना होगा। ये तो अच्छी बात है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और तुम्हारी फैमिली से भी हमारे बारे में बात कर लूँगा। तुम मेरे घर नहीं जा सकते, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा जरूर आऊंगी। इतना बोलकर वो उसकी नजरों से दूर होकर अपना नागिन रूप लेकर अपने नागलोक चली जाती है, जहाँ उसको देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विश अकेले बैठकर नील के बारे में सोच रही होती है। पर नाटा उसको ऐसे अकेले देखकर सब कुछ भाप जाता है। ऐसे में वो अपनी बहन के पास जाकर उसे अपनी कसम देकर उससे बोलता है, बता क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो थोड़ी उदास हो। विश अपने छोटे भाई को सारी बातें बता देती है, जिस पर नाटा उससे कहता है, मुझे मिलना है उस लड़के से। एक शर्त पर, अगर तू किसी को नहीं बताएगा तो। नहीं बताऊंगा। दोनों अपना रूप बदलकर इंसानी लोक में जाते हैं, जहाँ विश नाटा को दूर से ही नील का चेहरा दिखा देती है। लेकिन नाटा अपना नाग रूप लेकर नील के पास जाता है और उसे डस लेता है, जिसके बाद नाटा का जहर नील के शरीर में फैलने लगता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और विश अपना नागिन रूप लेकर नाटा से बोलती है, नाटा तूने इन्हें क्यों काटा? अपनी बहन की बात सुनकर नाटा अपने इंसानी रूप में आकर उससे बोलता है, मैं तो बस ये देख रहा था जब मैं इसके पास काटने के लिए आऊँगा तो ये क्या करेगा, लेकिन इसने तो कुछ करा ही नहीं। तो इसलिए तूने उन्हें डस लिया? अब नील को होश में ला, नहीं तो। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं इसको पहले की तरह ठीक करता हूँ। और हाँ बहन, मुझे आज नील को देखकर ये यकीन हो गया है कि सारे इंसान गंदे नहीं होते। नाटा नील को होश में ले आता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपना असली रूप धारण करके वहाँ से एक बार फिर नागलोक चले जाते हैं, जहाँ नागराज को विश की सारी सच्चाई पता चल जाती है और सजा के रूप में वो उसकी नागिन की सारी शक्तियाँ उससे छीन लेते हैं और उसे इंसान लोक में भेज दिया जाता है। पर विश को इस बात का कोई मलाल नहीं रहता। पर नील के पास जाने से पहले वो सभी नागलोक वासियों को बोलती है, हम नाग नागिन से अच्छे तो वो इंसान है। अरे अच्छा बुरा सोचने से पहले वो ये नहीं देखते कि सामने वाला उनका कौन है। अनजान हो ना, वो तब भी उसकी जान बचाते हैं, फिर चाहे वो जानवर हो या फिर कोई इंसान। और मुझे अपने नील पर पूरा भरोसा है कि मेरी सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इतना ही घमंड है ना तुझे उस इंसान पर, तो जा उसको अपनी सच्चाई बता। अगर वो तेरी सच्चाई के साथ तुझे अपना लेता है तो हम तुझे तेरी सारी शक्तियाँ दे देंगे, साथ ही उस इंसान को भी अपना लेंगे जिसके लिए तू हमारे इस नागलोक के नियमों के खिलाफ गई है। विश नील के पास जाकर उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और ये सब कुछ जानने के बाद भी नील उसे अपना लेता है, क्योंकि उसने विश से नहीं अमाया से प्यार किया था। नील का प्यार, उसकी अच्छाई देखकर पूरे नागलोक के नाग नागिनों की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है। साथ ही उन्हें समझ आ जाता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। नागलोक के सभी लोग उन दोनों को अपना लेते हैं और विश की सारी शक्तियाँ भी उसे वापस कर दी जाती हैं। लेकिन विश इस सब के लिए मना करते हुए कहती है, मुझे इन शक्तियों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस ऐसे प्यार की जरूरत थी जो हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरा साथ दे। और आज मेरी वो तलाश पूरी हो गई है। मुझे ये शक्तियाँ मिले चाहे ना मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे प्यार के। उस दिन के बाद विश और नील एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और विश हमेशा हमेशा के लिए इंसानी लोक में अपने पति नील के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शिवन्या सुबह सुबह पूजा की थाल लिए पृथ्वी लोक के शिव मंदिर जाती है और मंदिर में जाकर शिव जी को दूध बेलपत्र अर्पित करते हुए अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर नमन करती है। तभी पीछे से मंदिर की घंटी बजाते हुए ऋतिक नाम का एक लड़का आ जाता है और शिवन्या के बगल में आकर खड़ा होता है। जैसे ही वो शिवन्या को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है और ऋतिक हाथ जोड़कर भगवान से बोलता है, हे भोलेनाथ, प्लीज इस लड़की से मेरा विवाह करवा दो, कितनी सुंदर है ये। तभी ये बात शिवन्या सुन लेती है और फिर कहती है, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना।
वाह, क्या कमाल की आंखें हैं तुम्हारी। अजीब पागल हो तुम। पागल तो हूँ यार। वो क्या है ना, इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर तो कोई भी पागल हो जाएगा। अच्छा जी। शिवन्या को भी मन ही मन ऋतिक अच्छा लगने लगता है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती है। ऋतिक भी उसके पीछे पीछे चलता है और चलते हुए बोलता है, अरे नाम तो बताती जाओ। शिव की पुजारन शिवन्या। और मैं तुम्हारा दीवाना ऋतिक। शिवन्या अपने घर नागलोक जाने लगती है और जंगल की तरफ बढ़ जाती है। तभी उसके सामने एक इच्छाधारी नाग विराज आ जाता है और इंसानी रूप लेते हुए वो उससे कहता है, शिवन्या, कब स्वीकार करोगी मेरा प्यार? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरा रास्ता मत रोका करो। अरे जब मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं तो मैं तुम्हारे प्यार को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हो गया तुम्हारा। शिवन्या अपना इच्छाधारी नागिन का रूप लेकर वहाँ से चली जाती है और विराज गुस्से से कहता है, तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा, चाहे मुझे किसी को भी मारना पड़े तो मैं वो भी कर दूंगा, मगर तुम्हें अपना करके ही रहूंगा। इतना बोलकर वो खुद भी इच्छाधारी नाग का रूप लेकर वहाँ से नागलोक चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शिवन्या फिर से मंदिर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर ऋतिक से होती है। दोनों इस बार बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं। ऋतिक उसको बाइक पर बिठाकर बहुत सारी जगहों पर घुमाता है। शिवन्या को ऋतिक का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगता है और वो उससे कहती है, ऋतिक एक बात बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलो। ऋतिक, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब मुझसे ऐसे रहा नहीं जाता। कहो तो कल ही तुम्हारे घर बारात लेकर आ जाऊं। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम मुझे ऐसे ही अपना सकते हो? हाँ हाँ पागल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शिवन्या और ऋतिक पृथ्वी लोक के मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ऋतिक उसको अपने घर ले जाता है, जहाँ ऋतिक की माँ रंजना उन दोनों का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। शिवन्या कलश को गिराते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। शिवन्या एक बहू होने के सारे फर्ज बहुत ही अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन शिवन्या की सास उससे बोलती है, अरे बहू, तो कितनी प्यारी है और कितने अच्छे तरीके से तूने पूरा घर संभाल लिया। माँ जी, ये सब कुछ तो बस आपके प्यार का नतीजा है, वरना मेरा तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं जो मुझे ये सब सिखाता। अरे पहले कोई नहीं था, मगर अब तो तेरा पति भी है और तेरी माँ भी। हाँ माँ जी, ये सब कुछ शिव की कृपा से हुआ है। हाँ, लगता है शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हो तुम। हाँ जी माँ जी, बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों को पाकर। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं। दोनों एक होटल में अच्छे से डिनर करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में शिवन्या का आइसक्रीम खाने का मन करता है और ऋतिक कार को एक साइड पर रोककर दूसरी साइड आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ से लौट रहा होता है तब एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। ये सब देखकर शिवन्या एक इच्छाधारी नागिन का रूप लेकर उस कार का पीछा करती है और जब वो कार एक जंगल में जाकर रुकती है तो शिवन्या सब कुछ पीछे खड़ी होकर छुपकर देखने लगती है। साथ ही उस कार में कोई और नहीं बल्कि वही इच्छाधारी नाग विराज होता है। ये सब देखकर शिवन्या की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो नाग खुश होकर खुद से कहता है, जो भी मेरे और शिवन्या के बीच आएगा उसका यही हाल होगा। अब ना चाहते हुए भी उसको मेरा होना ही होगा। शिवन्या रोते हुए अपने बदले हुए भाव से ये बोलती है, तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अब होगा नागिन का बदला। तूने मेरा सुहाग उजाड़ा ना, मैं तेरा पूरा परिवार और तुझे उजाड़ दूंगी। और इतना तो तुम जानते ही होगे कि एक इच्छाधारी नागिन कभी अपने दुश्मनों को नहीं भूलती। ऐसे ही कुछ समय बाद शिवन्या नागिन के रूप में विराज से मिलने के लिए वापस नागलोक जाती है और उससे कहती है, विराज कहाँ हो तुम? उसकी आवाज सुनकर वो नाग वहाँ आ जाता है और दोनों अपने नाग और नागिन वाले रूप में ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ऐसे में विराज शिवन्या से बोलता है, हाँ बोलो शिवन्या, क्या हुआ? विराज, मेरे पति के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, तो तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? जीवन भर मेरा हाथ थामना चाहोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं,
मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ हम दोनों साथ रहें हमेशा। तो तुम मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो ना विराज, मुझे अपने परिवार में ले चलो, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। विराज उसे अपने गले लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद नागिन शिवजी के मंदिर में और शिव के सामने इंसानी रूप लेकर हाथ जोड़कर बैठी हुई शिवजी से कहती है, हे शिवजी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए ताकि मैं उस ताकतवर नाग से और उसके परिवार से अपना बदला ले सकूं। उन दुष्टों ने मेरे ऋत्विक को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब मैं उन्हें एक एक इंसान को मारना चाहती हूँ। तभी शिवजी की मूर्ति के पास से एक रोशनी आती है। उठो शिवन्या, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, मेरी मदद कीजिए। ये नागमणि है, ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हें हमेशा इसकी रक्षा करनी होगी। साथ ही इस नागमणि से जुड़ी सारी शक्तियाँ तुम्हें मिल जाएंगी और तुम सबसे शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन बन जाओगी। धन्यवाद प्रभु। शिवन्या नागमणि लेकर वहाँ से नागलोक आ जाती है। तभी विराज उससे कहता है, शिवन्या, तुम्हें याद है ना कि आज हम दोनों की शादी है? हाँ हाँ ठीक है। शाम को तैयार रहना, मैं अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में आ जाऊंगा। हाँ, पृथ्वी लोक पर जो शिवजी का मंदिर है हम वही शादी करेंगे। पर क्यों? हम यही नागलोक के मंदिर में शादी करेंगे और ये सदियों से चला आ रहा है। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। ऐसे ही शाम को विराज अपने परिवार के साथ पृथ्वी लोक के शिव मंदिर में चला जाता है और शिवन्या भी दुल्हन की तरह तैयार होकर वहाँ आती है। जैसे ही विराज उसकी मांग में सिंदूर डालने जाता है, वैसे ही शिवन्या इच्छाधारी नागिन का रूप ले लेती है और अपनी शक्तियों से विराज के पूरे परिवार को खत्म कर देती है। ये सब देखकर विराज गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, शिवन्या, ये सब क्या है? और अब तेरी बारी है। तूने मेरे ऋतिक को मारा था ना, तुझे तो मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे मारकर आज मैं अपना बदला पूरा करूंगी। ये मत भूलो कि मैं भी शक्तिशाली इच्छाधारी नाग हूँ। मुझसे टक्कर लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तू चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन शिव की ताकत से नहीं बच सकता। इतना बोलते ही शिवन्या उस पर वार कर देती है और विराज भी अपनी शक्तियों से शिवन्या पर उल्टा वार करता है। शिवन्या के इतना सब कुछ करने के बाद भी विराज नहीं मरता, लेकिन शिवन्या जैसे ही नागमणि निकालकर उस पर वार करती है, वो वहीं पर ही जलकर भस्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नागिन के बदले की कहानी? और अगर आपको हमारी ये नई कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।